हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं सर आज का लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 21। और हम पढ़ रहे थे सर परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स के अंदर हमने कर लिए थे, कितने परक्यूजिट कर लिए थे सर? 5 परक्यूजिट कर लिए थे, जिसमें हमने लास्ट वाला जो करा था वो करा था स्वेट इक्विटी शेयर्स का। अब करेंगे पॉइंट नंबर 6, आप लिखिए यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स यानी क्या होता है, जरा समझिए कि हमारा इंप्लॉय है। इंप्लॉय को हम कहेंगे कि भाई तुम बस से आते हो, मेट्रो से आते हो, या ऑटो लेके आते हो, या टैक्सी में आते हो। एक काम करो, कंपनी की कार है, ये कंपनी की कार तुम ले जाओ और यूज करो। कैसे यूज करो सर? अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए तो यूज करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करोगे। तो बात समझिए जरा, अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करता है तो भैया ऑफिस का खर्चा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो उसको अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करता है तो वो बन जाएगा उसके हाथ में एक बेनिफिट यानी कि परक्यूजिट। क्या बन जाएगा? बेनिफिट यानी कि परक्यूजिट। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं कि भाई कितने टाइप ऑफ के एसेट होंगे। यानी टाइप ऑफ एसेट की अगर मैं बात करूं, टाइप ऑफ एसेट्स की बात करूं जिसको हमें उसको देना है यूज करने के लिए, तो सर एक है सर लैपटॉप। आपको पता है आज के टाइम पे जब आप किसी बड़ी फर्म में जाते हो या कॉर्पोरेट में जाते हो तो जाते ही सबसे पहले दो चीजें आपको पकड़ा देते हैं। एक तो लैपटॉप दे देंगे और दूसरा एक मोबाइल फोन दे देंगे। ठीक है, लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल। यानी आपको लैपटॉप दे देंगे या फिर आपको घर के लिए कंप्यूटर दे देंगे। तो बताओ मुझे ये क्यों दिया जा रहा है? सर देखिए, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल दिया जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए। क्या सर वो उस पर अपना पर्सनल काम नहीं कर सकता? हो सकता है वो उसमें पर्सनल अपना गेम खेल रहा हो, अपने पर्सनल अपना डेटा स्टोर कर रहा हो, अपना पर्सनल कोई और काम कर रहा हो। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन जनरली इसका यूज कब होता है सर? इसको दिया जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, और इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते कि कितना ऑफिशियल पर्पस है, कितना पर्सनल पर्पस है। इसमें ज्यादातर काम पर्सनल पर्पस के लिए होता है। तो ये जो भी उसको वो देगा, इस पे कोई भी उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, मतलब उसके हाथ में कोई बेनिफिट नहीं माना जाएगा, और इस पे कोई भी टैक्स नहीं होगा या एग्जेम्प्ट होगा। यानी मेरी बात समझिए जरा कि आप सीए करके, सीएस करके आप किसी बड़ी फर्म में जाते हैं जॉब करने के लिए, और वहां पे जाते ही वो आपको एक लैपटॉप दे देते हैं बढ़िया सा आई मैक, और दूसरा आपको एक बड़ा सा अच्छा सा फोन दे देते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स। तो ये जो दोनों चीजें आपको मिली हैं, ये कहां से मिली है सर? ये आपको अपने जो बॉस है, एम्प्लॉयर है, उससे मिली है। अब ये आप जब मोबाइल फोन यूज करोगे तो पर्सनल पर्पस के लिए भी करोगे, ऑफिशियल के लिए भी करोगे। लेकिन जो लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जो है, समझिए लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जो है, ये मान के चलते हैं कि ज्यादातर अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है, पर्सनल पर्पस के लिए इसका बहुत कम यूज होता है। और अगर होता भी है तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। इसलिए अगर कितना भी महंगा मोबाइल, कि 1 लाख रुपए का मोबाइल दे दिया, 1.5 लाख का दे दिया, 5-5 लाख रुपए का आपको लैपटॉप दे दिया या कंप्यूटर दे दिया, तो भी कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। यानी एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी ओर, दूसरी ओर अगर वो उसको कोई अदर एसेट दे देता है, अदर एसेट। सर अदर एसेट में क्या क्या आ सकता है? अदर एसेट में आ सकता है जैसे कि टीवी, मान लो उसको टीवी दे दिया, उसको बाइक दे दी, उसको कहा कि ये तुम आते हो, ये लो ऑफिस की बाइक ले जाओ, ठीक है, और इसको चलाओ और घर पे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उसको लेट सपोज फर्नीचर दे दिया, कि वो कह रहा है कि सर मेरे घर के अंदर फर्नीचर नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, किराए का घर है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, अपना घर है, फर्नीचर कंपनी दिला देगी तुम्हें। ठीक है, तो समझिए जरा, समझिए जरा कि एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट कुछ भी हो गया, यानी लैपटॉप कंप्यूटर को छोड़ के, ठीक है, कोई भी अदर एसेट हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज आएगी, एक्सक्लूडिंग कार। इसमें कार नहीं आएगी, कार के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, कार के लिए अलग से पढ़ेंगे। बाइक आएगा, इसमें टू व्हीलर आएगा, लेकिन फोर व्हीलर नहीं आएगा। तो यहां पे क्या करना है सर? देखिए, अगर कोई भी अदर एसेट है तो दो चीजें होंगी, या तो वो रेंटेड होगा, रेंटेड बाय एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने उसको रेंट पे लिया है
और आपको दे दिया। और रेंट कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। समझिए मेरी बात कि आपने कहा मेरे घर पे टीवी नहीं है, आपने कहा मेरे घर पे फर्नीचर नहीं है, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि ठीक है ये सारी चीजें रेंट पे मिल जाती है, मैं तुम्हें रेंट पे लाके ये दे देता हूँ, टीवी फर्नीचर बाइक, ये तुम चलाओ यूज करो, ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करो। तो अब इसका रेंट कौन पे कर रहा है? रेंट पे कर रहा है सर एम्प्लॉयर। रेंट कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो जितना रेंट एम्प्लॉयर पे करेगा, जितना रेंट एम्प्लॉयर पे करेगा वो क्या बन जाएगा उसके हाथ में? परक्यूजिट। यानी एम्प्लॉयर के लिए बन जाएगा ये परक्यूजिट, एम्प्लॉयर के लिए बन जाएगा परक्यूजिट। ठीक है सर, अगर अगर ऐसा होता कि ये जो एसेट है, ये एसेट है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होते, यानी उसने किराए पे नहीं ले रखे। किराए पे तो बहुत इजी है कि भैया जितना किराया दे रहा है एम्प्लॉयर, जितना किराया एम्प्लॉयर दे रहा है उतना उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर एक चीज और याद रखना कि अगर एम्प्लॉय से कुछ पेमेंट लिया जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल कि भाई हमने एक बाइक किराए पे ले ली, हमने बात करी और हमने कहा कि हमें बाइक किराए पे चाहिए। उसने कहा ठीक है महीने के आपको 5,000 रुपए देने हैं और आप बाइक किराए पे रख लीजिए। अब समझिए जरा, एम्प्लॉयर कह रहा है एम्प्लॉय को कि 5,000 रुपए लगेंगे, 2,000 तुम दे दो, 3,000 मैं दे रहा हूं। समझिए, 2,000 तुम दे दो, 3,000 मैं दे रहा हूं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बेनिफिट कितना हो रहा है एम्प्लॉय को? सिर्फ और सिर्फ 3,000 का, क्योंकि जो 5,000 में से खर्चा जा रहा है उसमें से 2,000 रुपए एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है। तो एक्चुअल बेनिफिट दैट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इज रुपीज 3,000 ओनली, एंड दिस 3,000 विल बी टैक्सेबल टू द एम्प्लॉय एज परक्यूजिट. But in the other case, if that asset is owned by the employer, then what will be the value of perquisite? In that case बताओ क्या होना चाहिए सर? In that case जो वो उसको यूज कर रहा है, जो वो एसेट को यूज कर रहा है, उस एसेट पे लगने वाला डेप्रीसिएशन, उस एसेट पे लगने वाला डेप्रीसिएशन टैक्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेनिफिट है वो उसको यूज करने का हो रहा है, और यूज जो करेगा डेप्रिसिएशन होगा। कितना सर परसेंटेज डेप्रिसिएशन? 10% ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, 10% ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। तो मुझे बताइए जरा, कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या हुआ सर? सीधी बात है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब हुआ जितना कॉस्ट होगा एसेट का उतना 10% परक्यूजिट हो जाएगा। उतना 10% क्या हो जाएगा? परक्यूजिट हो जाएगा। ठीक है, एवरी ईयर जितने टाइम वो यूज करेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं जरा। जैसे कि लेट सपोज एक हमारा एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को एसेट दिए हैं यूज करने के लिए, एसेट दिए हैं यूज करने के लिए। कौन कौन से एसेट दिए हैं सर? देखिए, उसको जो एसेट दिया है, एक तो उसको दी है मोटर कार, मोटर कार दे रखी है। एक उसको दे रखा है सर फर्नीचर, ठीक है। एक उसको दे रखा है लैपटॉप, लैपटॉप एंड मोबाइल। उसके अलावा कुछ अदर एसेट भी उसको दे रखे हैं, अदर एसेट्स भी दे रखे हैं। अब इनकी जो कॉस्ट है, लेट सपोज मोटर कार की जो कॉस्ट है, मोटर कार मतलब कार की बात हो रही है, फोर व्हीलर, ठीक है। फर्नीचर जो दे रखा है वो 4 लाख का है, लैपटॉप और मोबाइल जो दे रखे हैं वो 2 लाख के हैं, और अदर एसेट जो दे रखे हैं वो 6 लाख के हैं। लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? एग्जाम्पल है कि एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर ने एसेट दे रखे हैं यूज करने के लिए। कौन कौन से सर? मोटर कार दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, लैपटॉप मोबाइल दे रखा है, अदर एसेट दे रखा है। अब जरा समझिए, इसमें से जो लैपटॉप है, लैपटॉप, मोबाइल एंड अदर एसेट्स आर हायर्ड, हायर्ड का मतलब रेंट पे ले रखा है, हायर्ड मतलब रेंटेड बाय एम्प्लॉयर एट रुपीज
90,000 पर एनम टोटल। तो तीन एसेट ऐसे हैं, समझिए कौन सा, लैपटॉप मोबाइल, ये वाला जो है लैपटॉप मोबाइल, उसके अलावा अदर एसेट। ये तीनों क्या कर रखे हैं, लैपटॉप मोबाइल और अदर एसेट, ये तीनों एसेट, वैसे तो दो ही हैं, दो ही कैटेगरी में आ गए, ये दोनों कैटेगरी वाले एसेट को किराए पे ले रखा है। यानी इसकी कॉस्ट तो 8 लाख है, लेकिन ये 8 लाख का खरीदा नहीं है, ये क्या है सर, रेंटेड है, किराए पे लेके एम्प्लॉय को दे रखा है। ठीक है, और बाकी जो है बैलेंस assets are owned by employer। ठीक है, और बाकी एसेट क्या है, एम्प्लॉयर ने ओन कर रखे हैं। अब हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट। कैलकुलेट टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजिट। अब जरा समझिए मेरी बात, कैसे निकालेंगे, देखिए सर यहां पे सबसे पहले तो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन करो, एसेट बांटो अलग अलग। एक एसेट होगा सर मोटर कार, याद रखना मोटर कार को अभी हमें करना है अलग से। ठीक है, तो मोटर कार को हम करेंगे वी विल डू लेटर, बाद में करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके अलावा हमारे बाकी एसेट्स आ जाएंगे, अदर एसेट्स। अब अदर एसेट्स के अंदर हमें इसके टुकड़े करने हैं कि सर एक एसेट जो होगा वो होगा कौन सा हमारा, वो होगा लैपटॉप मोबाइल, लैपटॉप मोबाइल। ठीक है, ये जो है चाहे ये रेंटेड हो, चाहे ये रेंटेड हो चाहे ओन हो, याद रखना चाहे ये रेंटेड हो और ओन्ड हो, चाहे रेंटेड हो या एम्प्लॉयर ने खरीद रखे हो, सर ये एग्जेम्प्ट होते हैं, इनका यूज पे कोई भी बेनिफिट नहीं माना जाता है, इनके यूज पे कोई भी बेनिफिट नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से बचे सर, उसके अलावा जो एसेट बचे, एक तो बचा हमारे पास बाइक। ठीक है, अच्छा बाइक, उसके अलावा जो बचे हमारे पास, वो बचे हमारे पास बैलेंस एसेट्स। अच्छा बाकी जो एसेट्स बचे इसके भी दो टुकड़े करेंगे सर, एक वो एसेट जो कि रेंटेड है। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से रेंटेड है, रेंटेड बाय एम्प्लॉयर। क्या आप मुझे बता सकते हो कौन कौन से एसेट रेंटेड थे, हाँ सर ये वाला, ये तो सर एग्जेम्प्ट है, इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो एग्जेम्प्ट है, इसको तो छोड़ो। उसके अलावा ये एनी अदर एसेट क्या थे सर, एनी अदर एसेट एग्जेम्प्ट है, सॉरी एनी अदर एसेट रेंटेड है, तो एनी अदर एसेट। ठीक है, अब मुझे बताओ किराया कितना जा रहा है सर, किराया जा रहा है, हम लिख देंगे पहले तो यहाँ पे किराया जो जा रहा है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज परक्यूजिट। जितना रेंट पे करा है, समझिए जितना रेंट पे करा है किसने, इंप्लॉयर ने, वो टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट। ठीक है, किसके अलावा सर, लैपटॉप मोबाइल के अलावा, लैपटॉप मोबाइल के अलावा अगर कोई एसेट है तो। ठीक है, अब मेरी बात समझिए जरा, इसने कितना रेंट पे करा है सर, इसने जो रेंट पे करा है वो पे करा है 90,000, लेकिन इस 90,000 के अंदर समझिए, इस 90,000 में ये तीनों एसेट जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, लैपटॉप मोबाइल और अदर एसेट, ये तीनों जुड़े हुए हैं, और मुझे किसका चाहिए सर, मुझे चाहिए सिर्फ अदर एसेट का। तो अगर मैं कहता हूं तीनों का बराबर जा रहा है, तो एक एसेट का कितना हो गया सर, एक एसेट का हो गया 30,000 पर एसेट। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे ये 30,000 रुपए एक एसेट के, एक एसेट कौन सा, जो अदर वाला था, ये वाला जो अदर एसेट था हमारा, एनी अदर एसेट ये वाला, तो ये जो अदर एसेट वाला था इसका कितना हो गया सर, 30,000, कितना हो गया 30,000, तो ये 30,000 टैक्स हो जाएगा एज परक्यूजिट, और बाकी 60,000 जो पे करे हैं वो पे करे हैं लैपटॉप मोबाइल के लिए, वो टैक्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप ये एग्जेम्प्ट होते हैं। क्लियर है,
ठीक है सही, आगे आ जाते हैं सर। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा सर, हमारे पास बचे ओन्ड वाले जो उसने खरीद रखे थे, तो हम लिखेंगे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। मुझे बताओ कौन कौन से ओन्ड थे सर। देखिए इन दोनों को छोड़ के बाकी ओन्ड थे, तो मोटर कार को तो अलग से करेंगे, मोटर कार को तो हमने अलग कर दिया है। हम अब बात करेंगे किसकी, फर्नीचर की। तो आप मुझे बताइए फर्नीचर पे परक्यूजिट कितना बैठेगा सर। यहाँ पे परक्यूजिट जो बैठता है या परक्यूजिट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10% ऑफ 10% पर एनम है, याद रखना, ठीक है, ऑफ एसेट। अब मुझे बताइए 10% कितना हो जाएगा सर। देखिए यहाँ पे फर्नीचर की जो वैल्यू थी, कॉस्ट कितनी थी, 6 लाख थी। इसका 10% कितना हो गया सर, इसका 10% हो गया 60,000। इसका 10% हो गया 60,000। सर अगले साल कितना होगा, ये तो आपने इस साल का निकाल दिया, क्या अगले साल का डब्ल्यूडीवी हो जाएगा कि 6 लाख में से 60,000 यूज कर लिया, 540 का बचा, अब अगले साल 5,40,000 पे 10%, तो द आंसर इज नो, क्योंकि लॉ में लिखा है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। तो नेक्स्ट ईयर भी कितना होगा, यानी ये तो हमारा करंट ईयर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो नेक्स्ट ईयर जो हमारा परक्यूजिट बनेगा वो भी कितना बनेगा, 6 लाख का 10%, यानी कॉस्ट पे ही रहेगा, याद रखना, डब्ल्यूडीवी यहां पे नहीं होगा, लिख लेना नो डब्ल्यूडीवी, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यूडीवी नहीं लगेगा, यहाँ पे आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है। जितना आपने कॉस्ट रखी उस कॉस्ट का कितना होगा 10% एवरी ईयर उसका परक्यूजिट हो जाएगा। अब इसको लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख लो। मोटर कार को तो हमें अलग करना है, उसको सीखेंगे अभी हम, क्योंकि मोटर कार में होते बड़ी कार छोटी कार ये सब चलता है। अदर एसेट की बात करें तो सर अदर एसेट पे सबसे पहले वो अलग कर दो जो एग्जेम्प्ट है। कौन सा एग्जेम्प्ट है, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर एग्जेम्प्ट है, चाहे रेंटेड हो चाहे ओन्ड हो, अलग हुए। अब बाकी जो एसेट बचे उनको अलग करो कि उसमें से कितने रेंटेड हैं और कितने ओन्ड हैं। तो रेंटेड वाले में तो जो रेंट पे करा वो टैक्सेबल हो जाएगा, और जो ओन्ड वाला है उसमें कॉस्ट का 10%, उसमें कॉस्ट का 10% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट। सिंपल है, चले आगे, मुझे बताओ समझ आया। तो याद रखना ये 10% क्या है सर, ये 10% पर एनम है, ये 10% पर एनम है, जितने टाइम का यूज करा उतने टाइम का लगेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन में लिख लेना, जितना कॉस्ट होगा उतना 10% परक्यूजिट हो जाएगा, प्लस उतने मंथ्स का, उतने मंथ्स का, ठीक है। अच्छा अगर ये नहीं लिखा आपने तो ये भी लिख लो शुरू से, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पॉज करो और लिख लो। लिख लिया, चलिए जी हो गया ये भी। ठीक है, चलिए अब आइए मेरे साथ साथ बुक पे और पढ़िए यूज ऑफ मूवेबल एसेट। क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एसेट जो दिया है पहले तो वो निकालो। कौन सा एसेट है सर, लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जो भी है, उसकी तो वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ बेनिफिट नील है, परक्यूजिट जीरो हो गया। लेकिन उसके अलावा अदर एसेट हो गया, जैसे टीवी बाइक फर्नीचर एक्सेट्रा। याद रखना इसके अंदर कार नहीं आएगा, कार को अलग से करेंगे। तो उस केस में अगर हमें देखना है कि भाई क्या वो एसेट खरीदा हुआ है, क्या वो एसेट खरीदा हुआ है एम्प्लॉयर का, अगर खरीदा है यानी कि यहाँ पे अगर ओन्ड है, ये लिखा अगर ओन्ड है तो कितना हो जाएगा सर, 10% हो जाएगा ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। और वहीं अगर हायर्ड है, हायर्ड के अंदर तो जितना रेंट पे करा है किसने, एम्प्लॉयर ने, लेकिन अगर उससे कुछ ले लिया है एम्प्लॉय से तो वो माइनस हो जाएगा। क्लियर है, चलिए पॉइंट नंबर 7 आता है सर, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। आइए मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। ये मूवेबल एसेट कौन सा होता है सर, मूवेबल एसेट वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करा जा सकता है। जैसे कि आपका
कार हो गया, बाइक हो गई, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। लेकिन क्या नहीं आएगा सर, इमूवेबल नहीं आएगा। और इमूवेबल में क्या आता है सर, इमूवेबल में आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आएगा। तो सर हाउस प्रॉपर्टी अगर दे देगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? नहीं, वो दूसरे सेक्शन में जाएगा, मतलब दूसरे पॉइंट में जाएगा, पर इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी इज अ इमूवेबल एसेट। इसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा सकते। तो ये सारे होते हैं हमारे सर मूवेबल एसेट, ठीक है। अब आइए समझिए जरा, यहां पे मुझे क्या करना है। यहां पे व्हेन एनी मूवेबल एसेट is transferred by employer, employer क्या करेगा, एम्प्लॉय को दे देगा टू एम्प्लॉय, फुल स्टॉप। देन we need to calculate perquisite value, perquisite value, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉय जो था बहुत दिनों से अपने बॉस की घड़ी की तारीफ कर रहा था, बॉस कितनी बढ़िया घड़ी है आपकी, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे घड़ी ले लूं, लेकिन इतने पैसे नहीं है, बहुत महंगी घड़ी है। बॉस कह रहा है 25 लाख की घड़ी है, 25 लाख की। वो कह रहा है कि बड़ी अच्छी घड़ी है। अब क्या हुआ समझिए कि एम्प्लॉय का जन्मदिन आया और बॉस ने कहा देखो राजू, मान लेते हैं उसका नाम राजू है, राजू मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम बहुत अच्छा काम करते हो और तुम मेरी घड़ी पे कब से नजर मार के बैठे हुए हो, इससे पहले तुम मेरी घड़ी कभी से किसी दिन चोरी कर लो, मैं तुम्हें खुद से ही ये घड़ी गिफ्ट कर देता हूँ, ये घड़ी खुद से ही तुम्हें क्या कर देता हूँ, गिफ्ट कर देता हूँ। तो आप समझिए जरा, उसने क्या करा, एक मूवेबल एसेट को, एक मूवेबल एसेट को ट्रांसफर कर दिया, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, एम्प्लॉय को, ठीक है। अच्छा, घड़ी की जगह हो सकता है मोबाइल फोन दे दे, लैपटॉप दे दे, कार दे दे, बाइक दे दे, ये सब चीजें वो दे सकता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट होगा, समझिए जरा, ठीक है, लिखना मत इसको। अगर उस पर्सन ने ये घड़ी खरीदी थी, लेट सपोज 1/4/2021 को ये घड़ी खरीदी थी और उसने ये घड़ी ट्रांसफर करी, उसने ये घड़ी ट्रांसफर करी कब, 31/3/26 को। तो मुझे बताइए 21 से 22, 23, 24, 25, 26, अभी तक कितने साल कंप्लीट हो गए सर, 5 साल तो कंप्लीट हो गए हैं। कितने साल कंप्लीट हो गए, 5 साल। अब 5 साल के बाद उसने क्या करा है, उसको एसेट ट्रांसफर करा है। अच्छा, इसने खरीदी कितने की थी, 25 लाख की घड़ी, कितने की खरीदी, 25 लाख की, और इस दिन उसने इसको ट्रांसफर कर दी, क्या कर दी, गिफ्ट कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब मेरी बात समझिए जरा, गिफ्ट कर दिया या ट्रांसफर कर दिया, अब मेरी बात समझिए जरा कि क्या होगा, क्या होगा, ये एसेट पहले क्या कर रहा था, इसको यूज कर रहा था, ये पहले एसेट यूज कर रहा था सर, लेकिन गिफ्ट वाला तो हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए वो जो गिफ्ट वाला आपने पढ़ा था ना, गिफ्ट का मतलब होता है जब आप कोई नया सामान लेके देते हो, जब कोई नया सामान लेके देते हो, लेकिन यहाँ पे वो पहले से ही यूज कर रहा था और यूज करते करते उसने किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे ट्रांसफर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्रांसफर की। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एसेट की यहाँ पे बात हो रही है ना, ये सारे जो एसेट हैं, ये पहले से ही यूज करे हुए एसेट है, क्या है, यूज्ड एसेट है, ठीक है। जो पहले कौन यूज करता था, एम्प्लॉयर यूज करता था, या उसकी कंपनी में कोई यूज करता था, अब उसने आगे किसको दे दिया, एम्प्लॉय को दे दिया। तो इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अब इस दिन इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो हमारा जो एम्प्लॉय है राजू, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि यार 25 लाख की घड़ी मिल गई मुझे। तो क्या इसके ऊपर, या इसके ऊपर जो हम टैक्स लगाएंगे, या जो मैं कह रहा हूं कि इसके ऊपर जो मुझे परक्यूजिट बनाना है, उसकी वैल्यू क्या मैं 25 लाख रखूंगा या कुछ कम करूंगा, क्या उसकी वैल्यू 25 लाख रखूंगा परक्यूजिट की, या कुछ कम करना चाहूंगा। आप मुझे सोच के बताइए जरा कि अगर आप लॉ मेकर होते और राजू के ऊपर आपको टैक्स लगाना होता, ठीक है, अपने आप को बीजेपी का सदस्य मत मानिए, अभी अपने आप को एक नॉर्मल लॉ मेकर मानिए, और ये समझिए कि आपको एक आम जनता के ऊपर टैक्स लगाना है, तो आप क्या करोगे, क्या आप इस पे 2 लाख लिख दिया गलती से, क्या आप पूरे 25 लाख का बेनिफिट कहोगे इसको कि घड़ी 25 लाख की थी और तुम्हें भी कितने का बेनिफिट हो गया, पूरे पूरे 25 लाख का। तो ये 25 लाख विल बी द बेनिफिट एंड दिस 25 लाख विल बी
ट्रीटेड एज परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजू। या फिर आप कहोगे कि नहीं सर, ये तो इस दिन खरीदी थी और 5 साल तक उसने क्या करा, इसको यूज करा है, 5 साल तक यूज करा है, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन तो माइनस होना चाहिए, फिर जो वैल्यू बचेगी, समझिए, 5 साल का डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए, फिर जो वैल्यू बचेगी वो बेनिफिट होगा इन द हैंड्स ऑफ राजू। तो अगर आप सेकंड वाला पार्ट कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एसेट। मुझे बताओ एसेट की वैल्यू कितनी है सर, एसेट की वैल्यू है 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए पूरा बेनिफिट नहीं बनेगा, इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताइए डेप्रिसिएशन का रेट कितना ले, तो यहां पे जो रेट बता रखा है, समझिए यहां पे जो रेट बता रखा है वो बता रखा है 10% ऑन SLM। याद रखना ये जो रेट है ऐसा नहीं है सबके लिए ही है, हमें एसेट को 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा फिर देखना पड़ेगा। तो ये जो एसेट है इस पे 10% है SLM। तो कितने साल हो गए सर, 25 लाख का, 25 लाख का 10%, और कितने साल हो गए सर, 5 साल हो गए, यानी कि 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 5 साल हो गए। तो मुझे बताइए जरा, 25 लाख, 7.5 लाख हो गए ना, 25 लाख इंटू 10% होते हैं कितने सर, 2.5 लाख इंटू 5, 12,50,000, आधा हो गया ना सीधा सीधा, 12,50,000। तो वैल्यू कितनी बची, अच्छा इसके अंदर से अगर कोई एम्प्लॉयर से पैसे ले रहा है, वो हो सकता है वो कह रहा है कि देखो 25 लाख की घड़ी खरीदी थी, तुम एक काम करो 5 लाख दे दो मुझे और ले जाओ। यानी इसमें से माइनस कर देंगे एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर्ड कर ली, लेट सपोज कितने रिकवर्ड कर ली आपने, 5 लाख रुपए, तो उसके पास वो घड़ी कितने की आ गई, यानी बेनिफिट कितना हो गया उसको सर, बेनिफिट हो गया उसको 7.5 लाख रुपए का। तो ये जो 7.5 लाख रुपए हैं ये टैक्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टैक्सेबल परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट। तो इसका मतलब ये हुआ सर, जो भी एसेट की वैल्यू होगी उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो ध्यान ये रखना है कि डेप्रिसिएशन कितना परसेंट माइनस करना है, तो वो हमें लिखना है। आइए जरा मेरे साथ साथ लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए परक्यूजिट वैल्यू इक्वल टू WDV ऑफ एसेट माइनस कंसिडरेशन पेड बाय पेड बाय कंसिडरेशन पेड बाय एम्प्लॉय। हमारे केस में हमने कैसे निकाला WDV, सर हमने WDV निकाला 10% SLM करके, ठीक है। तो ये तो हो गई सर परक्यूजिट वैल्यू। अब मुद्दा आता है सर यहाँ पे WDV निकालनी कैसे है, आइए जरा, तो यहाँ पे समझिए जरा। अच्छा एक चीज और लिख लेना, कैलकुलेट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, हर कंप्लीटेड ईयर के लिए लेना है आपको, मतलब इसका मतलब ये हो गया सर, इग्नोर फ्रैक्शन मंथ्स, इग्नोर फ्रैक्शन मंथ्स मतलब। तो समझिए जरा करना क्या है सर, सबसे पहले तो हम टाइप ऑफ एसेट की बात करते हैं। तो हमें यहां पे एसेट को 3 हिस्सों में बांटना है, एक कंप्यूटर, लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स या आइटम्स, जैसे मोबाइल फोन हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया या अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, मोटर कार,
ठीक है, याद रखना यहाँ पे बाइक की बात नहीं हो रही, नॉट बाइक, टू व्हीलर की बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, फोर व्हीलर की। उसके अलावा अदर एसेट्स, इन दोनों के अलावा। सर ऐसा अलग अलग क्यों कर रखा है, ये ऐसा अलग अलग इसलिए कर रखा है क्योंकि हर एसेट पे डेप्रिसिएशन का तरीका अलग अलग होता है। देखिए डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है सर, डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब होता है जब मैं एसेट को यूज करता हूं या ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, या तो एसेट को यूज करो या ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम एसेट की वैल्यू जो है गिरती है। तो हर एक एसेट की वैल्यू एक तरीके से नहीं गिरती, बहुत सारे एसेट की वैल्यू गिरती है पर धीरे धीरे गिरती है, कुछ एसेट की वैल्यू बहुत जल्दी गिरती है। जैसे अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन की, तो आपको पता है मोबाइल फोन आप लेकर आते हो, लेट सपोज 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन लेकर आए आप, तो 6 महीने बाद उसकी वैल्यू लगभग 50% गिर जाती है। वो 1 लाख से 6 महीने बाद सीधा आपका 50,000 रुपए का हो जाता है, भले ही आप उसको यूज करो या मत करो। क्यों? क्योंकि सर एक नया मॉडल आ जाता है, एक नई क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि बेटर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और भी चीजें बदल जाती हैं, अपडेट्स आ जाते हैं बहुत सारे, और हर 6 महीने में तो नया अपडेशन मतलब मॉडल निकल ही जाता है, तो लगभग 50% वैल्यू गिर जाती है। तो कंप्यूटर, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, समझिए कंप्यूटर, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यहां पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, यहां पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, यहां पे लिखिए 50%, क्योंकि मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगभग 50% खत्म हो जाते हैं पर एनम, 50% पर एनम। और यहां पे जो डेप्रिसिएशन का मेथड होगा ऑन डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना है आपको, कौन सा, डब्ल्यूडीवी मेथड। याद रखना 50% डेप्रिसिएशन का रेट है और मेथड कौन सा है, डब्ल्यूडीवी, या इसको एक काम करो ऐसा लिखो, डेप्रिसिएशन जो आपको यहां रेट लेना है वो तो लेना है 50% पर एनम, और जो यहां पे आपको मेथड लेना है, मेथड लेना है डब्ल्यूडीवी, मेथड लेना है डब्ल्यूडीवी, ठीक है। अच्छा सेम केस यहां पे मोटर कार के अंदर, मोटर कार में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी ना आपको। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा सर, रेट लेना पड़ेगा। अब यहां पे रेट क्या 50% से कार गिर जाती है, नहीं सर, कार थोड़ा कम गिरती है, तो कार पे रेट लगेगा 20%, और कार पे जो मेथड होगा, मेथड होगा वो कौन सा होगा सर, डब्ल्यूडीवी, ठीक है। और अदर एसेट की बात करें तो अदर एसेट पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, और वो तो अभी निकाला ही था हमने, कितना डेप्रिसिएशन सर, यहां पे डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो होगा 10% पर एनम, लेकिन यहां पे मेथड बदल जाएगा, यहां पे मेथड कौन सा हो जाएगा सर, मेथड हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब जरा इसको लिख लो और दोबारा से एक बार समझाता हूं आपको कि करना क्या है इसमें, लिख लिया। देखिए जरा, हमने जब अभी करा कौन सा, ट्रांसफर वाले की बात करी, जब हमने ट्रांसफर से पहले यूज की बात करी, तो मैंने यूज में बताया था कि सर लैपटॉप मोबाइल एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, लैपटॉप मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफर कर दूं तो टैक्सेबल होगा, पर टैक्सेबल कितना होगा सर, जितना वैल्यू थी उसमें से पहले डब्ल्यूडीवी माइनस करो, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करो। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा 50% और डब्ल्यूडीवी मेथड पे, यानी ये फ्री नहीं है, समझिए। अगर यूज करने के लिए दे रहा है तो फ्री है, यूज करने के लिए दे रहा है तो फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ट्रांसफर कर दिया, अगर ट्रांसफर कर दिया तो टैक्स लगेगा, लेकिन मतलब परक्यूजिट मानेंगे, लेकिन कितना सर, यहां पे हमें डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी और उसके लिए डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का जो रेट है यहां पे होगा 50% का, और मेथड होगा डब्ल्यूडीवी, मेथड होगा डब्ल्यूडीवी। मोटर कार की बात करें तो मोटर कार की वैल्यू 50% नहीं गिरती, थोड़ी कम गिरती है, तो कितनी गिरती है, 20% गिरती है, हर साल 20% गिरेगी, लेकिन उसकी वैल्यू जो गिरती है, मेथड कौन सा होगा, डब्ल्यूडीवी मेथड होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा, ठीक है। ऐसे ही अदर एसेट की बात करें, अब देखिए जरा, अदर एसेट में यहां पे हमने कितना लिया था जब यूज की बात हो रही थी, सर जब अदर एसेट की बात करी थी हमने, तो इंप्लॉयर का अगर वो ओन था तो कितना लिया था, 10%, वो भी कैसा, स्ट्रेट लाइन पे 10% लिया था सर, स्ट्रेट लाइन पे। सेम यहां पर भी हमने लिया है, यहां पे भी डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं सर पॉइंट नंबर हमारा 8, ये था हमारा पॉइंट नंबर 7।
अब पॉइंट नंबर 8 लिखिए, लंच फैसिलिटी। लंच फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज। ठीक है, क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑफिस होते हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स होते हैं जहां पे उनको लंच प्रोवाइड करा जाता है। अच्छा, यहां पे बात हो रही है लंच की, तो यहां पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर, इसकी बात नहीं हो रही। यानी अगर ब्रेकफास्ट एंड डिनर है तो भाई उसका हमें कुछ नहीं करना, लॉ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो मानेंगे क्या है, एग्जेम्प्ट है। जनरली डिनर तो होता ही नहीं है। आप बताओ क्या डिनर होता है? बहुत ही रेयर केस होता है कभी डिनर होता है, नहीं तो डिनर नहीं होता। ठीक है, अब जरा समझिए मेरी बात। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी कंपनी में लगभग 200 लोग काम करते हैं। अब हम उनको कहते हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज में होता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ये होता है, यूरोपियन कंट्रीज की जो कंपनीज है वहां पे क्या होता है, जो उनका इंप्लॉय है वो सुबह सुबह आ जाता है। वहां पे 8 घंटे की जॉब होती है, 8 घंटे आपको अपना काम करना और आप चले जाइए। ऐसा नहीं है कि काम कंप्लीट करने में 10 घंटे 12 घंटे लगाने या टाइम है कुछ ऐसा। वो कहते हैं कि भाई हमारा ऑफिस खुल जाता है सुबह 7 बजे, आपको सुबह 7 बजे आना है तो 7 बजे आओ, 8 बजे आना है तो 8 बजे, 9 बजे आना है तो 9 बजे, लेकिन अपना काम 8 घंटे में कंप्लीट करके चले जाओ। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां पे सुबह 7 बजे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो 7 बजे से 8 घंटे काम करेंगे तो शायद 4 बजे तक फ्री हो जाते हैं। 8 9 10 11 12 1 2 3 4, हाँ 4 बजे तक फ्री हो जाते हैं। और 4 बजे के बाद उनके पास आधा दिन रहता है, आधे से ज्यादा दिन रहता है, जिसमें वो अपनी बाकी एक्टिविटीज जैसे कुछ सीखना है, गिटार, डांसिंग, या अपनी फैमिली को टाइम देना, या फिर कहीं पे कुछ और उनकी हॉबी है स्पोर्ट्स से कुछ, उसको वो पूरा करते हैं। अब जरा समझिए, वो सुबह जब 7 बजे जाएगा, सुबह जब 7 बजे जाता है, 7 बजे एग्जैक्ट पहुंचता है, तो वहां ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता घर से वो, क्योंकि ऑफिस में उसको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा जाता है। गूगल हो गया और फेसबुक, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, इवन गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, ये बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जो अपने इंप्लॉइज को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रेकफास्ट पे कोई भी टैक्स नहीं है, ब्रेकफास्ट आप प्रोवाइड करो, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, डिनर बहुत कम होता है, ऐसे नहीं है कि सबको डिनर कराया जाए क्योंकि हर कोई अपने घर चला जाता है। अब बात आते हैं लंच की। लंच कब होता है सर? लंच होता है मिड डे मील टाइप का, यानी कि जब दिन के अंदर एम्प्लॉय को, दिन के अंदर हम एम्प्लॉय को कहेंगे कि खाना लाने की जरूरत नहीं है, खाना तुम्हें ऑफिस से ही मिलेगा, खाना तुम्हें ऑफिस से मिलेगा। तो यहां पे जरा समझिए, यहां पे जरा समझिए, जो लंच प्रोवाइड करा जा रहा है किसको? बॉस लंच प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर लंच प्रोवाइड कर रहा है किसको? अपने एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को। तो क्या वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया? बिल्कुल सर, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया। लेकिन सर ये तो धर्म का काम है, अच्छा काम है, वो खाना खिला रहा है, अच्छा काम है, लेकिन हमारी सरकार अच्छा काम नहीं करना चाहती। हमारी सरकार तो कह रही है हम तो जितना होगा तुमसे ले लेंगे। तो जरा समझिए, जरा इस पे भी गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स लगा दिया। कहा कि अगर लंच प्रोवाइड करा जाता है, कौन लंच प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयर लंच प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, तो वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गया, और बेनिफिट परक्यूजिट हो गया, और परक्यूजिट टैक्सेबल हो गया। अब यहां पे बात करते हैं सर कितना, तो यहां पे लंच फैसिलिटी के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, आइए जरा समझिए, लंच फैसिलिटी। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। पॉइंट नंबर 1, लंच फैसिलिटी अगर फ्री में दे रहे हैं, फ्री मील्स, ठीक है, यानी कि अगर आप जाते हो, जैसे कि किसी ऑफिस में मैं गया हूं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स में, वहां पे कैंटीन बनी होती थी, और कैंटीन में जो इंप्लॉयज होते थे उनके लिए फ्री होता था कि आप जाओ और खाना खा लो, कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अगर फ्री मील्स दे रहे हैं, फ्री में खाना दे रहे हैं, तो ये क्या है सर? ये टैक्सेबल होगा किसके लिए? इंप्लॉय के लिए। कितना टैक्सेबल होगा? तो परक्यूजिट वैल्यू यहां पर जो होगी, परक्यूजिट वैल्यू जो होगी, जो भी मील की वैल्यू है, जो भी खाने की वैल्यू है, माइनस, माइनस कर देंगे इसमें ₹50, माइनस ₹50 पर मील। अब एक दिन में एक ही मील मिलेगी, समझिए, एक दिन में तो एक ही मील, एक ही बार लंच करेगा ना, बार बार थोड़ी ना करेगा।
चाहे जितना मर्जी खाए उसमें। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, समझिए कि भाई थाली प्रोवाइड करी जा रही है, थाली कितने की है, 200 रुपए की, थाली कितने की है, 200 रुपए की। तो 200 रुपए की थाली एक एम्प्लॉय खा रहा है, समझिए 200 रुपए की थाली एक एम्प्लॉय खा रहा है, तो कितना एग्जाम्प्ट है सर, 50 रुपए तक एग्जाम्प्ट है सर। वो हो सकता है 2 थाली खा जाए, बिल्कुल हो सकता है 2 थाली खा जाए, 3 थाली खा जाए, तो 2 थाली खा लेगा तो फिर 50 रुपए एग्जाम्प्ट, 3 थाली खा जाएगा तो फिर 50 रुपए एग्जाम्प्ट। तो ऐसा नहीं है कि 50 रुपए पर डे है, 50 रुपए पर मील है, यानी जितनी बार वो खाएगा 50 रुपए आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो बाकी जो बचेंगे 150 रुपए वो क्या हो जाएंगे, परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परक्यूजिट वैल्यू। अब वो पर डे कह लो, या एक दिन में 10 थाली खा ले, या एक महीने में 50 थाली खा ले, वो उसके ऊपर है, ठीक है। तो यहां 50 रुपए से ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो हो सकता है वो उसको दे दे, लिखिए मील वाउचर्स, मील वाउचर्स। सर ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, बात समझिए। इसको पहले तो मैं ठीक कर दूं थोड़ा सा। देखिए मील वाउचर्स में क्या होता है कि अपने एम्प्लॉय को कहेगा कि ये लो कूपन लो, और देखो सामने ढाबा है, कूपन लो और सामने ढाबा है या रेस्टोरेंट है, जाओ ये कूपन दे देना और इस कूपन के अगेंस्ट आप खाना खा सकते हो। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे हम बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो जब हम एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जाते हैं, हम मेंबर हैं, तो वहां पे लंच भी प्रोवाइड करा जाता है, या शाम को है तो डिनर प्रोवाइड करा जाता है। तो उसके लिए एक कूपन दे दिया जाता है, एक कूपन दे देते हैं, आप फिर कूपन वहां पे जाइए और बुफे लगा होता है, कूपन दीजिए, आपको प्लेट मिल जाएगी, फिर आप अपना डिनर या लंच एंजॉय कर सकते हो। तो बात समझिए जरा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लंच फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, उनको वाउचर्स दे दिए गए हैं। वाउचर जो दे दिए गए हैं उसके बदले वो जाके क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे भी परक्यूजिट वैल्यू होगी, लेकिन जो परक्यूजिट वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ परक्यूजिट वैल्यू होगी जो कि वाउचर की वैल्यू है, वाउचर की वैल्यू है, इसमें से भी क्या माइनस कर देंगे सर, 50 रुपए पर वाउचर माइनस कर देंगे, यानी 50 रुपए से ऊपर जो होगा उस पे हम टैक्स लगाएंगे। सीधी बात है कि 50 रुपए तक की छूट है भाई, अगर आप फ्री मील दे रहे हो तो भी 50 रुपए की छूट है, वाउचर खरीद के दे रहे हो तो भी 50 रुपए तक की छूट है। तो हमारी गवर्नमेंट ये सोचती है कि एक पर्सन जो है सिर्फ 50 रुपए का ही खाना खाएगा, इससे ज्यादा का खाएगा तो बेनिफिट है, तो 50 रुपए तक तो ठीक है, लेकिन इससे ऊपर उसका बेनिफिट हो जाएगा परक्यूजिट, ये हमारी गवर्नमेंट सोचती है। हालांकि नए वाले एक्ट में ये बदल दिया गया है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, मील्स आउटसाइड, आउटसाइड ऑफिस और फैक्ट्री। समझिए जरा, प्रीमाइसिस यानी कि हमारे ऑफिस से थोड़ा सा दूर जाके, लेट सपोज 20 100-200 मीटर दूर एक रेस्टोरेंट है, समझिए 100-200 किलोमीटर, 200 नहीं सॉरी 100-200 मीटर एक रेस्टोरेंट है, और हमने उस रेस्टोरेंट से क्या कर रखे, टाई अप कर लिया कि यहाँ पे हमारे इंप्लॉय आएंगे खाना खाने देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझिए, अगर ये फ्री मील या मील वाउचर जो भी दिए जा रहे हैं, फ्री मील या मील वाउचर जो दिए जा रहे हैं, अगर ये ऑफिस प्रीमाइसेस में है, अगर ये ऑफिस प्रीमाइसेस में है तो आपको ये 50 रुपए की एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर ये कहां चले गए, आप ऑफिस से बाहर चले गए, प्रीमाइसेस से बाहर चले गए, तो ये 100% टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 100% टैक्सेबल हो जाएगा। यानी समझिए मेरी बात, ये जो हमने अभी यहां पढ़ा फ्री मील, ये फ्री मील कहां होना चाहिए, ऑफिस के प्रीमाइसेस में ही होना चाहिए। मील वाउचर कहां होना चाहिए, ऑफिस के प्रीमाइसेस में होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑफिस के प्रीमाइसेस से बाहर चले गए, तो चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का हो या 20 रुपए का हो, उससे मैटर नहीं करता, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। यानी ये जो दो चीजें हमने पढ़ी, ये होना चाहिए, शुड बी इन ऑफिस और फैक्ट्री प्रीमाइसेस, शुड बी इन ऑफिस और फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 यहां लिख लेना। अगर टी
कॉफी, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज में कॉफी मशीन लगी होती है, जितनी मर्जी कॉफी पियो। टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट या रिफ्रेशमेंट, ये भी दी जाती है बहुत सारे ऑफिस में। जैसे मैं अपने ऑफिस की ही बात करूं तो हमारे जो ऑफिस में है, जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, जो बच्चे काम कर रहे हैं, वो पूरे दिन में लगभग 2 से 3 बार चाय पीते हैं। ठीक है, मैं नहीं पीता चाय, तो वो 2 से 3 बार चाय पी जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, वो कभी मट्ठी ले आता है, कभी चिप्स ले आता है, कभी कुछ और चीज ले आता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमने यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट, वो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, नहीं इतना चाय नहीं पियोगे, ऐसा कुछ बहुत जगह होता है कि 2 से ज्यादा चाय नहीं पी सकते। बहुत मैंने देखा ऑफिस में, उन्होंने मतलब ये कर रखा है कि इम्प्लॉय, देखो क्या होता है, इम्प्लॉय भी होते हैं ना, कभी कभी 4 4 बार चाय पीते हैं, 5 5 बार चाय पीते हैं। तो यार इतना भी नहीं चलता, समझिए जरा, इतना भी नहीं होगा कि जितनी बार चाय वाला आ रहा है चाय पीते जाओ। हालांकि हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं है, हम कहते हैं तुम्हें जितनी बार चाय पीनी है पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और खैर मैं तो मना करता हूँ ज्यादा चाय मत पियो। और अब क्या है कि मेरे देखे देख बहुत सारे जो हमारे जो ऑफिस में बच्चे हैं वो ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैं उनको कहता हूँ भैया मैं पी रहा हूँ या मेरे जो पार्टनर्स हैं हम पी रहे हैं, तुम क्यों ब्लैक कॉफी पी रहे हो, तुम अपना चाय पी लिया करो। कहता नहीं सर, हम भी अच्छा लगने लग गया ब्लैक कॉफी। तो अब कॉफी मशीन वहां लगी हुई है, तो अब वो दूध का पैकेट जो आता था पहले, जिसको वो कहते हैं मिल्क पाउडर, वो लाना बंद कर दिया, चीनी भी लानी बंद कर दी। तो अब क्या है वो अब वो क्या करते हैं, सीधा ब्लैक कॉफी पी लेते हैं। तो समझिए जरा, अगर टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट ये सब कुछ दिया जाता है तो ये हो जाएगा सर आपका एग्जेम्प्ट, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, समझिए जरा, लंच प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया। ये रिमोट एरिया क्या होता है सर, रिमोट एरिया वो होता है जहां पे आसपास कुछ नहीं होता, जहां पे आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं होता, वहां पे अगर आपने लंच दिया है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। वहां पे अगर आपने लंच की सर्विस प्रोवाइड करी है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। यानी समझिए जरा कि क्या हुआ, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहां से थोड़ा सा दूर यहां पे रिलायंस वाले ने, मतलब मुकेश अंबानी भाई साहब ने अपनी जो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग रिग्स, जिसको हम कहते हैं ऑयल रिग्स, वो लगा रखा है। ठीक है, यहां पे तो लैंड खत्म हो जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारा जो हाई सीज जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं पता नहीं 10 या 15 नॉटिकल माइल्स के बाद हाई सी शुरू हो जाता है। तो वहां हाई सी यानी समुद्र के बीच में उन्होंने ऐसे गाड़ के क्या लगा रखा है, ऑयल रिग्स या ऑयल रिग्स का अपना एक प्लेटफॉर्म बना के तेल निकाल, ऑयल एक्सट्रैक्शन का अपना लगा रखा है, उसको ऑयल रिग्स कहते हैं। अब यहां पे समझिए, ये जो ऑयल रिग्स पे यहाँ जो वर्कर काम करते हैं, क्या वो ऐसा करते हैं कि भाई यहां से हेलीकॉप्टर लेते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, फिर शाम को वापस घर चले जाते हैं, क्या ऐसे होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ये यहीं पे रहते हैं, ये यहीं पे रहते हैं, थोड़े टाइम बाद छुट्टी मनाने जाते हैं, लेकिन ये यहीं पे रहते हैं वर्कर, बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। अब मेरी बात समझिए जरा, जो यहाँ पे वर्कर काम करते हैं ये क्या रिमोट एरिया है? क्या ऐसे हो सकता है कि वर्कर बोले कि मुझे भूख लग रही है, चलो मैं थोड़ा सा बाहर जाके कुछ दिखाता हूँ, कोई ढाबा वाबा हो तो, समुद्र के अंदर मछलियां अपना ढाबा बना के बैठी हुई हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको और कोई खाना नहीं मिल सकता। तो खाना कौन प्रोवाइड करेगा सर? खाना इसको कंपनी ही प्रोवाइड करेगी। और अब जो एम्प्लॉय हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी मजबूरी है, खाना कंपनी दे रही है और बाहर हम खा नहीं सकते क्योंकि है नहीं, क्योंकि रिमोट एरिया है। तो भाई इस पे भी आप हमसे टैक्स लगा रहे हो। एक तो मजबूरी है कि हम नहीं खाना चाहते, लेट सपोज कि मैं नहीं खा रहा, क्योंकि भाई मैं खाऊंगा तो 50 रुपए से ऊपर टैक्स हो जाएगा। जैसे 200 रुपए की थाली है, मैंने खा ली, तो 50 रुपए से ऊपर यानी 150 रुपए टैक्स। अब मैं खाऊंगा ही नहीं तो टैक्स भी नहीं लगेगा। तो जरा समझिए कि यहां तो मजबूरी है कि यहां पे अगर आपको थाली दे दी गई, लेट सपोज वो कह रहे हैं 1000 रुपए की थाली है, वो कह रहे हैं 1000 क्यों? वो कह रहा है कि देखो भाई तुम अभी लैंड पे नहीं हो, हमें खाना पूरा वहां से मंगाना पड़ता है, हेलीकॉप्टर से, शिप से खाना आता है, फिर यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, गैस वैस अवेलेबल नहीं है, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, फिर जाके आपके लिए बनाया जाता है। तो 1000 रुपए पर थाली है। अब वो कहेगा कि यार मेरी तो मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा। तो यानी कि वो कहेगा कि 50 रुपए छोड़ के 950 रुपए तो पर डे के हिसाब से मुझे टैक्स लग रहा है।
पर डे के हिसाब से क्या लग रहा है सर, टैक्सेबल परक्यूजिट बनता जा रहा है। तो यहां कहा गया कि देखिए यहां मजबूरी होती है इंप्लॉय की कि वो कहीं और नहीं जा सकता और भूखा भी नहीं रह सकता, तो इसलिए यहां पे हमने उसको क्या दे दिया, एग्जेम्पशन दे दी। क्या दे दी, एग्जेम्पशन दे दी। क्लियर है? चलिए जी, मेरे साथ साथ बुक पे आ जाएंगे और बुक में पढ़ना शुरू करेंगे। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, WDV ऑफ एसेट माइनस कंसिडरेशन पेड बाय एम्प्लॉय। फिर मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ WDV कैसा होगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा हर एक कंप्लीटेड ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी अगर कोई भी फ्रैक्शंस है तो इग्नोर कर दोगे। कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए 50% है, लेकिन WDV मेथड है। मोटर कार, बाइक, स्कूटी, इस पे कितना है, अच्छा नॉट बाइक एंड स्कूटी, नॉट बाइक एंड स्कूटी कितना है इस पे 10%। और अदर एसेट में आ जाएगा आपका बाइक एंड स्कूटी, बाइक एंड स्कूटी आपका कहां आएगा, अदर एसेट में आएगा, उस पे कितना है 10%, लेकिन एसएलएम मेथड पे। ठीक है, एनी अदर एसेट पे एसएलएम है, डेप्रिसिएशन लगाना है, WDV नहीं लगाना है। फिर मैंने आपको बताया लंच फैसिलिटी, तो लंच फैसिलिटी ये दोनों कब होगा सर, ये प्रीमाइसिस के अंदर दिया जाएगा। अगर ये प्रीमाइसिस में दिया जा रहा है तो 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। वाउचर दे दिया तो भी 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। लेकिन अगर ये मील चाहे कितने भी रुपए की हो, इवन 20 रुपए के ही क्यों ना हो, अगर ऑफिस प्रीमाइसेस से बाहर दे दिया है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई भी नहीं है कि आप चाय पे भी टैक्स लगाओगे क्या। लंच अगर प्रोवाइड करा है लेकिन रिमोट एरिया में, तो भी क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए गाइस, अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 9 है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा घुमा हुआ है, समझिए। यहां पे लिखिए इंप्लॉयर contribution to RPF अंडर सेक्शन 17(2)(7) एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अंडर सेक्शन 17(2)(7)(A। सर ये तो पढ़ा हुआ लग रहा है हमने, ठीक है, हाँ पढ़ा है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, अच्छा आरपीएफ के अलावा और भी है, एक मिनट रुको जरा। आरपीएफ के अलावा है आपका, लिखे यहां पे लिखो, ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, इसमें आपका आरपीएफ आएगा, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड आएगा, एएसएफ आएगा, हमने पढ़ा था अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, और नोटिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस, जो कि 80CCD में, 80CCD के अंदर नोटिफाइड है। ठीक है सर, ये तो कुछ पढ़ा हुआ सा लग रहा है। हाँ अब मेरी बात समझिए जरा, पहले तो ये लिख लो कि इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ के बाद यहां स्टार लगा के बता देना कि इसमें आरपीएफ के अंदर और भी आएगा। आरपीएफ आएगा, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड आएगा, और एनपीएस आएगा। एनपीएस कौन सा, एनपीएस होता है सर नोटिफाइड पेंशन स्कीम, बाद में पढ़ेंगे, जो कि 80CCD सेक्शन के अंदर डिफाइन है, मतलब उसके अंदर बता रखा है। लिख लिया? अब मेरी बात समझिए जरा, क्या है ये जो आपने पढ़ा था वो क्या था, और अब जो पढ़ोगे वो क्या है। मैंने इसलिए बीच में आपको एक क्वेश्चन छुड़ा दिया था, मैंने कहा था बाद में कराऊंगा। समझिए जरा, दो लोग हैं सर, एक है इंप्लॉय, ठीक है, अभी लिखना मत, मैं आपको समय दे दूंगा लिखने के लिए। एक है सर इंप्लॉयर, अभी सब समझते जाना, ठीक है। इंप्लॉय और इंप्लॉयर ने मिलकर तीन टाइप के फंड बनाए, इंप्लॉय और इंप्लॉयर ने मिलकर तीन टाइप के फंड बनाए। एक बनाया सर आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक बनाया सुपर एन्युएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, और तीसरा बनाया नेशनल पेंशन, सॉरी नेशनल नहीं, नोटिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल बोल रहा हूं, सॉरी नेशनल नहीं है, बार बार, नोटिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस। अब जरा समझिए मेरी बात समझिए जरा, ध्यान से समझना, ठीक है, यहां पे अटेंशन पूरी यहां पे होनी चाहिए आपकी। देखिए ये भी पैसा इसमें डालेगा, यानी कि इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, और इंप्लॉयर भी इसमें पैसा डालेगा।
क्लियर है? इंप्लॉय भी पैसा डालेगा और इंप्लॉयर भी पैसा डालेगा, इंप्लॉय भी पैसा डालेगा और इंप्लॉयर भी पैसा डालेगा। अब मेरी बात समझिए जरा, अब मेरी बात समझिए, यहां पे आपको करना क्या है? सबसे पहले तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयर की। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉयर की। हम इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कर दो आप इग्नोर। इस सेक्शन के लिए क्या कर दोगे सर? प्रॉपर तरीके से इग्नोर कर देना। अब जरा मेरी बात समझिए, मैं यहां पे आरपीएफ लेके चलता हूं सिर्फ, ठीक है? वैसे तो तीनों कंबाइन कर सकते हो आप, क्योंकि ये सेक्शन तीनों के लिए है, ये सेक्शन तीनों के लिए है, एक एक के लिए नहीं, तीनों का कॉम्बिनेशन है। अब ये सेक्शन क्या कहता है जरा समझिए, ये सेक्शन कहता है कि इसमें जब इंप्लॉयर पैसा डालेगा, तीनों को मिला के, याद रखना एक का नहीं, तीनों को मिला के, जब इंप्लॉयर पैसा डालेगा इन तीनों को मिला के, तो वो एग्जेम्प्ट होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन कितना एग्जेम्प्ट होगा सर? उसकी लिमिट बना दी गई है 7.5 लाख रुपए की। कितनी लिमिट बना दी गई है? 7.5 लाख रुपए की। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था, आपने जब पहले पढ़ाया था कि इंप्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी, एआरबी सैलरी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आपको याद है तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एक काम करता हूं मैं आपको दिखाई देता हूं ना, लो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे तो सोच समझ ही नहीं पा रहे होंगे हैं ये कब हुआ। आरपीएफ देखिए, आरपीएफ के अंदर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जब उसको पैसा मिलता है, कंट्रीब्यूशन जाता है, मैंने कहा था इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जाम कर देना क्योंकि टैक्सेबल होता है, लेकिन इसकी डिडक्शन मिल जाती है एटीसी में, और इसको इग्नोर इसलिए कर देना क्योंकि बेसिक पे में ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी। इंटरेस्ट अगर इंप्लॉय का है, इंटरेस्ट अगर इंप्लॉय का है तो वो एग्जाम्प्ट होता है अप टू 9.5%, और इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे भी अगर इंटरेस्ट मिलता है तो एग्जाम्प्ट होता है अप टू 9.5%। ये हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। अब हमारी जो गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो 2021 के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है उनको कहा गया, या उनको ये लगा कि यार ये तो जो सैलरी वाला है, ये इसको तो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, इसको तो 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिलती है। कितने की तनख्वाह मिलती है? पर एनम 1 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिलती है। समझिए जरा। और ये अपनी तनख्वाह में से कुछ कुछ पैसा आरपीएफ में डालता है, और जितना पैसा ये डाल रहा है उतना इंप्लॉयर भी डाल रहा है, जितना पैसा ये डाल रहा है उतना इंप्लॉयर भी डाल रहा है। तो इन्होंने कहा नहीं यार ये क्या बात है, और 12% तक टैक्स, मतलब 12% तक क्या है? इन एक्सेस ऑफ 12%। और एग्जेम्प्ट कितना कर रखा है कि 12% ऑफ एआरबी सैलरी एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो बाकी तो इसका मतलब 12% तक एग्जेम्प्ट हो गया। तो यहां पे इन्होंने कहा नहीं यार ये सैलरी वाला जो है ना, इसको तो और नहीं छोड़ो यार, इसको तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब ये तो अपना टैक्स का पैसा बचा रहा है। अब जरा मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए कि हुआ क्या। देखिए, लेट सपोज ये एक हमारा इंप्लॉय है, इसकी जो सैलरी है, इसकी जो सैलरी है, मान लेते हैं इसकी सैलरी है 1 करोड़ रुपए। सर इतनी सैलरी होती है किसी की? हाँ होती है, मैंने देखी है, 1 करोड़ से ऊपर भी देखी है। जो हमारे एक क्लाइंट थे, डॉक्टर डॉक्टर साहब थे, कार्डियो सर्जन थे, उनकी 1.5 करोड़ रुपए सैलरी थी, हॉस्पिटल में वो जॉब करते थे, 1.5 करोड़ रुपए सैलरी थी। अब जरा समझिए, इनकी सैलरी कितनी है सर? 1 करोड़ रुपए पर एनम, 1 करोड़ रुपए पर एनम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनका डीए भी आता है, डीए का फॉर्मिंग पार्ट है, मतलब पूरा का पूरा पार्ट डीए का फॉर्मिंग है। कितना सर? 10%, 10% पर एनम। अब जरा समझिए, इनके पास फंड बना हुआ है, कौन सा फंड बना है? आरपीएफ। हालांकि आपको तीनों को मिला के लेना है, तीनों को मिला के लेना है, लेकिन अभी आरपीएफ की बात कर रहा हूं। आरपीएफ में ये पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। किस किस का पैसा? एक तो इंप्लॉय का पैसा, और इंप्लॉयर भी डालेगा, इंप्लॉय और इंप्लॉयर। अब जरा समझिए, ये अपनी सैलरी में से 1 करोड़ की इनकी सैलरी है, अपनी सैलरी में से 10%, 10% आरपीएफ में डाल रहे हैं। तो मुझे बताइए इनको मिल कितना रहा था? सर देखिए, अगर टोटल मिलाऊं तो 1 करोड़ हो गए और ये 10% हो गए, कितने हो गए सर? ये हो गए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए टोटल हो गए डीए मिलाने के बाद, ये 110 लाख रुपए हो गए। ये इसमें 10% डाल रहे हैं, 10% हो गए सर 11 लाख रुपए, 10% हो गए 11 लाख रुपए, ठीक है। 10% हो गए कितने? 11 लाख रुपए।
इसमें कोई दिक्कत कहीं पे? अब हम बात करते हैं हमारे पुराने वाले सेक्शन की। तो इंप्लॉय ने डाले 11 लाख रुपए और इंप्लॉयर ने भी डाले कितने इसमें? 11 लाख रुपए। अब जरा समझो, एज पर द प्रीवियस सेक्शन जो हमने पहले पढ़ा, ये 11 लाख रुपए जो उसने आरपीएफ में डाले, किसके? इंप्लॉय के। जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, इसको तो आप क्या कर दोगे? इग्नोर। इग्नोर क्यों कर दोगे? क्योंकि सर ये ऑलरेडी इस 1 करोड़ 10 लाख में, 1 करोड़ 10 लाख में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको एग्जाम कर देंगे, क्योंकि ये टैक्स हो जाता है। हालांकि इसकी डायरेक्शन मिल जाती है एटीसी में। ठीक है, अब बात करते हैं इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की। किसके कंट्रीब्यूशन की? इंप्लॉयर। अब इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा था सर? इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए हमने पढ़ा था कि यहां पे ये एग्जेम्प्ट होता है। कितना एग्जेम्प्ट होता है? अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी। अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी। अब मुझे बताइए, इसकी एआरबी सैलरी जो हमने निकाली थी अभी कितनी थी? 1 करोड़ 10 लाख की। तो 1 करोड़ 10 लाख की जो सैलरी थी, इसका 12% कितना हुआ सर? इसका 12% हो गया हमारा 131। 132। ये हो गया सर 13,20,000। यानी इतना क्या हो जाना चाहिए सर? एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए। अब मुझे बताओ, इंप्लॉयर ने डाले कितने हैं सर? इंप्लॉयर ने डाले हैं 11 लाख। इंप्लॉय ने डाले हैं 11 लाख, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना होना चाहिए? 13,20,000। तो यहां मैं इसको ऐसे बनाऊं अगर, कि भाई देखिए, इंप्लॉयर ने पैसा डाला कितना सर? इंप्लॉयर ने, इंप्लॉयर का याद रखना, इंप्लॉय का नहीं, यहां पे इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। किसके? बॉस के। इंप्लॉय वाले को तो अभी इग्नोर कर देना। तो इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था? 11 लाख रुपए का। कितने का था? 11 लाख का। और एज पर द प्रीवियस सेक्शन यहां पे एग्जेम्प्ट कितना है सर? एग्जेम्प्ट हो गया हमारा कितना? 13,20,000। तो इसका मतलब यहां पे टैक्स कितना होना चाहिए सर? टैक्स कुछ भी नहीं होगा, जीरो, काम खत्म। यानी पूरे पैसे इसके, समझे, इंप्लॉयर ने जितने पैसे डाले सारे के सारे इंप्लॉय को मिलेंगे बाद में, और सारा का सारा क्या होगा? एग्जेम्प्ट। क्योंकि ये पैसा जब एक साथ टोटल मिलता है, जब फंड का, आरपीएफ का पैसा एक साथ मिलता है लमसम अमाउंट, तो 100% एग्जेम्प्ट होता है। तो अब यहां पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके दिल को बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये 11 लाख रुपए बताओ फ्री में चले गए। इस 11 लाख रुपए में एक भी पैसा टैक्स नहीं ले पाया या ले पाई। और मुझे, भाई साहब, और मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुझे रातों की नींद उड़ गई कि किसी भी तरीके से ये 11 लाख रुपए में मैं टैक्स ले लूं। ठीक है, किसी भी तरीके से क्या करूं, इस 11 लाख पे कुछ तो मैं टैक्स ले लूं। तो अब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने कहा यार ऐसे तो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा तो 12% तक हमने एग्जेम्पशन दे रखी है, और उसके बाद टैक्स है। और 12% तक अगर इतना ज्यादा होता है, कहीं कोई 1 करोड़ सैलरी, 2 करोड़ सैलरी, तो 12% तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये तो टैक्स ही नहीं बनेगा इसका, इस पे कुछ भी। तो इनकी रातों की नींद उड़ी। तो इनको, जो इनके वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जो सलाहकार जिनको कहते हैं, इनके सलाहकार जो हैं, जो जिसमें से बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने कहा कि यार एक काम करिए ना, आपको अगर नींद नहीं आ रही, आप ये परसेंटेज कम कर दीजिए, आप ये परसेंटेज 9 कर दीजिए। देखिए वो कितना जमा करा रहा है? 10%। आप 9% तक एग्जाम करिए, 1% टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 12% से 9% कर दोगे, 12% से 9% कर दोगे, तो यहां पे जनता विद्रोह में आ जाएगी। सैलरी वाली वैसे तो सोती रहती है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सैलरी वाले को तो ऑफिस जाना है, आ जाना है, टैक्स कट जाता है उनका, उनको कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अगर हमने ये कम कर दिया, 12% से अगर हम 9% पे ले आए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ और सजेशन दो। तो उन्होंने कहा, जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने कहा एक काम करो कि भाई 12% तक तो रखेंगे, लेकिन यहां एक लिमिट बना देते हैं। 12% तक रखेंगे, यहां पे एक लिमिट बना देते हैं, और वो लिमिट हो जाएगी कितने की? 7.5 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी। 7.5 लाख रुपए की। यानी अगर मैं दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ूं, समझिए, दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ूं, तो मुझे बताओ 11 लाख तो उसने जमा कराए, माइनस 7.5 लाख, तो 3,50,000 रुपए, जो एक्स्ट्रा 3,50,000 रुपए, अब इसको आप क्या कर दोगे? टैक्स कर दोगे। यानी अगर मैं दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ूं, तो समझिए जो पैसा जमा हो रहा है कहां?
आरपीएफ में, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में और नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। अब मैं दोनों सेक्शन को मिला के बता रहा हूं, ठीक है। मेनली बात कर रहा हूं आरपीएफ की, क्योंकि एसपीएफ में, एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आरपीएफ की बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, और मैं दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ूं, तो दोनों सेक्शन में ये हुआ कि जितना पैसा कंट्रीब्यूट करा एम्प्लॉयर ने, तो पहला तो ये कह रहा है एग्जेम्प्ट है, कितना है, अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी। और फिर मैं दूसरा सेक्शन पढ़ूं, और मैक्सिमम लिमिट कितनी बना रखी है, मैक्सिमम रुपीस 7.5 लाख। अब ये दोनों सेक्शन को जब मैं साथ में पढ़ता हूं तो मुझे समझ आता है कि कितना मुझे टैक्स लगा। तो देखिए जरा यहां पे आरपीएफ में कितने पैसे एम्प्लॉयर ने, याद रखना एम्प्लॉयर की बात हो रही है, एम्प्लॉय की नहीं हो रही है। दोनों एम्प्लॉयर ने कितने पैसे आरपीएफ में जमा कराए, 11 लाख रुपए। अब इस सेक्शन को मिलाने के बाद तो मैंने कहा 12% कितना होता है सर, 12% था मेरा कितना, 13,20,000। तो एक तो 13,20,000 तक एग्जेम्प्ट है, और 7.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से क्या होगा, कम होगा। तो कम कितना हुआ सर, 7.5 लाख रुपए कम हुआ। तो 7.5 लाख रुपए क्या है, एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। तो बाकी जो है, यानी कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगी इसमें से 7.5 लाख रुपए की, और बाकी जो है वो 3.5 लाख रुपए आपके हाथ में परक्यूजिट मान लिए जाएंगे। क्या मान लिए जाएंगे सर, परक्यूजिट मान लिए जाएंगे अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7। क्या आपको बात क्लियर हुई? यानी अब आप जब आरपीएफ की बात करोगे तो आपको ये दोनों सेक्शन मिला के पढ़ने पड़ेंगे। क्या, एक तो एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरा गला सूख गया चिल्लाते हुए, यहां पे एम्प्लॉयर की बात हो रही है, बॉस की बात हो रही है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को क्या करना है आपको, अभी भी इग्नोर करना है। अभी भी क्या करना है सर, इग्नोर करना है। इसके कंट्रीब्यूशन की बात यहां पे नहीं हो रही है। तो दोनों सेक्शन मिला के पढ़ने हैं सर कि 12% ऑफ एआरबी सैलरी और 7.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम होगा उतना क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, क्या आपने ये लिख लिया पहले, एक काम करो इसको लिख लो पहले तो फटाफट से, ये लो, ये लिख लो, पॉज करके लिख लेना जल्दी से। लेट सपोज मान लेते हैं कि भाई एक पर्सन है और उसकी जो सैलरी है वो मान लेते हैं है 70 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है, 70 लाख रुपए पर एनम है, और उसका जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का, याद रखना एम्प्लॉयर की बात हो रही है, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें वो कर रहा है, मान लेते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, मान लेते हैं 70 लाख का, लेट सपोज 15 लाख रुपीज, कितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 15 लाख रुपए, परसेंटेज नहीं है, सीधा सीधा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 15 लाख रुपए। अब मैं दोनों सेक्शन को साथ में पढ़ूंगा। सर पहला सेक्शन ये कहता है कि भाई एग्जेम्प्ट होगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, किसका, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा अप टू 12% ऑफ एआरबी सैलरी। अब मुझे बताइए ए आर बी सैलरी कितनी है, सर ए आर बी सैलरी है इसकी 70 लाख, तो 70 लाख का 70 लाख का 12% कितना हो गया सर, 70 लाख का 12% हो गया
70 लाख का 12% हो गया 8,40,000, 8,40,000। यानी कि जब वो सेक्शन नहीं आया था 7.5 लाख रुपए का, तो हुआ क्या कि भाई 8,40,000 तो एग्जेम्प्ट हो जाता, 8,40,000 एग्जेम्प्ट हो जाता, और बाकी जो है यानी 15 लाख में से 8,40,000 एग्जेम्प्ट होता और बाकी 6,60,000 टैक्सेबल का पार्ट बन जाता, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाता। ये होता पहले, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उसको चैन नहीं आ रहा था, उसने कहा नहीं ऐसे कैसे जाने देंगे, ठीक है। और मैक्सिमम कितना कर दिया इसको सर, मैक्सिमम कर दिया इसको 7.5 लाख रुपए की कैपिंग पे ले आए। तो अब मुझे बताओ मैक्सिमम कितना हो गया सर, मैक्सिमम हो गया 7.5 लाख रुपए, मैक्सिमम हो गया 7.5 लाख रुपए, ठीक है। तो पहले क्या होता सर, पहले उसकी एग्जेम्पशन मिल जाती उसको 8,40,000, पर अब यहां पे कैपिंग कर दी है 7.5 लाख की। तो अब मैं यहां पे टैक्सेबिलिटी की बात करूं तो उसका टैक्सेबल परक्यूजिट निकल जाएगा। उन्होंने कहा इसको परक्यूजिट बना दो। कितना इंप्लॉयर कितना ट्रांसफर कर रहा है सर, 15 लाख, और दोनों में से लोअर कितना है सर, लोअर है 7.5 लाख। तो 7.5 लाख तक की छूट दे दी उसको, और बाकी 7.5 लाख रुपए पे क्या लगा दिया सर, इसको मान लिया पर क्यूजिट। क्या मान लिया इसको, पर क्यूजिट, ठीक है। क्या आपको बात समझ आई? चलिए तो लिखना शुरू करिए। सेक्शन 17(2)(7) any contribution made by employer, याद रखना एम्प्लॉयर की ही बात हो रही है, टू किस किस में, आरपीएफ, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड एंड नोटिफाइड पेंशन स्कीम। याद रखना इनको हमें एक साथ लेना है, टुगेदर। तीनों की मिला के लिमिट है ये, ऐसे नहीं है सिर्फ आरपीएफ की लिमिट 7.5 लाख, एएसएफ की लिमिट, तीनों की लिमिट कितनी है सर, 7.5 लाख रुपए। तो लिखेंगे देन मैक्सिमम रुपीज 7,50,000 पर एनम इज exempt, comma any excess above rupees 7,50,000 is treated as perquisite। इसको क्या मान लिया जाएगा, perquisite, ठीक है। सिंपल है भाई, सीधी बात है, तीनों का मिला के कितना एग्जाम्प्ट है सर, 7.5 लाख रुपए। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आने के चांसेस भी है। अच्छा ये हुआ कब से सर, ये फाइनेंस एक्ट 2021 यानी कि 2021-22 से हुआ, उससे पहले ये नहीं था। तो उससे पहले गवर्नमेंट को नींद नहीं आती थी, फाइनेंस मिनिस्टर को, पर ये डालने के बाद उन्होंने क्या कर दी, कैपिंग लगा दी 7.5 लाख रुपए की, ठीक है ना। कितना अजीब सा बना रखा है कि वहां कुछ और यहां कुछ और, फिर दोनों को मिला के पढ़ो, तो बड़ा ऐसे ही है, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ साथ बुक पे। तो क्या कह रहे हैं सर, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा आरपीएफ, एसपीएफ और नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, सेक्शन 17(2)(7) के अंदर कह रहा है कि भैया ये देखिए, ये इंप्लॉयर जो है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, 9 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर लिमिट कितनी बना दी सर, 12% ऑफ एआरबी सैलरी या 7.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। तो यहां पे 7.5 लाख रुपए का इन्होंने कैपिंग लगा दी, और बाकी क्या कर देंगे, इसको टैक्स लगा देंगे बेचारे इंप्लॉय को, ठीक है। तो मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू करिए। इट एडेड न्यू रूल, सेक्शन 17(2) में परक्यूजिट के 2 नए रूल आए, टू टैक्स हाई इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जितना हायर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उसको टैक्स करेंगे, टू रिटायरमेंट फंड। तो इसमें आया सर आरपीएफ, एनपीएस, नोटिफाइड, ये नेशनल नहीं है, नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। इन तीनों का मिला के अगर 7.5 लाख रुपए तक इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर 7.5 लाख रुपए तक इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो कुछ भी टैक्स नहीं होगा। लेकिन अगर 7.5 लाख रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन वो करता है पर एनम, 7.5 लाख रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन करता है पर एनम, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा।
जैसे कि हमने एग्जाम्पल कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए साल भर की सैलरी है और वो पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही 12% ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी तनख्वाह का। तो हमें एम्प्लॉय वाला तो इग्नोर कर देना है, हम एम्प्लॉयर वाले की बात करेंगे। तो अगर उसकी एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए है और दोनों मिला के 12% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर का आरपीएफ के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया, 12 लाख का। अब एग्जेम्प्ट कितना होगा सर, एग्जेम्प्ट होगा 12% ऑफ सैलरी और 7,50,000। तो 12% तो कितना बना, 12 लाख। लेकिन लिमिट कितनी लगा दी गई सर, लिमिट लगा दी गई 7.5 लाख की। तो 12 लाख में से 7.5 लाख रुपए गए, तो सर 4.5 लाख रुपए जो आएंगे, ठीक है, ये छोड़ देना अभी 80 1.5 लाख का। तो 4.5 लाख रुपए जो आएंगे, ठीक है, यहां पे हमने बताया कि भाई 12 लाख रुपए बनेगा और 12% तक एग्जाम्प्ट है, लेकिन लिमिट कितनी है सर, लिमिट है 7.5 लाख रुपए की। इससे ऊपर जो जाएगा, इससे ऊपर कितना गया सर, एक्सेस जो गया, एक्सेस गया 4.5 लाख रुपए का, ठीक है। यानी कि 12 लाख माइनस 7.5 लाख रुपए ये टैक्स हो जाएंगे एम्प्लॉय के हैंड में और एज अ परक्यूजिट टैक्स हो जाएंगे, एज अ परक्यूजिट टैक्स हो जाएंगे। तो ये जो है 4.5 लाख रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। ये 4.5 लाख रुपए टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अब इससे भी मजे की बात, ठीक है, पॉइंट नंबर 10, 10 है ना, 10, हाँ ये रहा पॉइंट नंबर 10। लिखिए, सेक्शन 17(2)(6)(a), ठीक है। इसमें क्या है सर, हमने जो अभी पढ़ा, कि सर जो लिमिट लगा रखी थी, कितनी लिमिट लगा रखी थी, 7.5 लाख रुपए पर एनम की। किस किस के लिए सर, ये लिमिट लगा रखी थी आरपीएफ प्लस अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड प्लस नोटिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। और कोई भी एक्सेस होता था, कोई भी एक्सेस वैल्यू होती थी अगर 7.5 लाख रुपए से, तो वो हो जाता था परक्यूजिट। अब ये कहा गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट को यहां पे चैन नहीं आया, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेस वैल्यू है, समझिए गवर्नमेंट ने ये कहा, ये जो एक्सेस वैल्यू है, ये एक्सेस वैल्यू पे क्या कमाएगा, वो इंटरेस्ट भी तो कमाएगा। इस एक्सेस वैल्यू पे क्या कमाएगा, इंटरेस्ट भी तो कमाएगा, क्योंकि आरपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट भी कैसे मिलता है सर, कंपाउंडिंग रेट से। इंटरेस्ट कैसे मिलता है, कंपाउंडिंग रेट से। तो गवर्नमेंट ने ये कहा, उनको फिर चैन नहीं आया, उन्होंने कहा एक्सेस तो हमने टैक्स कर दिया, 7.5 लाख की कैपिंग लगाई, उससे ऊपर टैक्सेबल हो गया, लेकिन जो उससे ऊपर की वैल्यू थी, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में कितना था, ये रहा सर 7.5 लाख हमने क्या बना दिया था, परक्यूजिट। तो जो 7.5 लाख रुपए एक्सेस वैल्यू, ये क्या है सर, 7.5 लाख रुपए, इसको मैं एक्सेस वैल्यू कहूंगा। इस पे इंटरेस्ट भी तो कमाएगा, तो इस इंटरेस्ट पे भी, यानी इस एक्सेस वैल्यू पे जो इंटरेस्ट कमाया जाएगा वो भी परक्यूजिट में काउंट हो जाएगा। अच्छा ये है, तो लिखिए, द इंटरेस्ट अर्नड ऑन एक्सेस वैल्यू, मैं इसको एक्सेस वैल्यू कहूंगा, विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज परक्यूजिट। तो इस पे जो इंटरेस्ट कमाएगा वो भी क्या हो जाएगा, परक्यूजिट हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट निकालने का इनका अपना ही फॉर्मूला है, समझिए, इंटरेस्ट निकालने का इनका अपना ही फॉर्मूला है। तो जो यहां पे परक्यूजिट इंटरेस्ट होगा, परक्यूजिट इंटरेस्ट होगा, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऐसे, पीसी, पीसी मतलब परक्यूजिट, परक्यूजिट वैल्यू, ये निकाला है सर इन्होंने, ये है टीपी, टीपी मतलब टैक्सेबल परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट लिखा पीसी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर परसेंटेज। एक तो इसका ये पार्ट हुआ, प्लस प्लस PC1 प्लस TP1 मल्टीप्लाई बाय आर परसेंटेज। तो दो हिस्से बने सर इसके, एक तो PC डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर परसेंटेज प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर परसेंटेज। अब ये आर कैसे निकला सर, ये आर निकला I डिवाइडेड बाय, I मतलब हो गया सर इंटरेस्ट,
डिवाइडेड बाय ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लो, इजी है, लिख लो इसको, पॉज करके लिख लो और फिर आ जाओ बुक पे। लिख लिया? देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भैया हमने, ये पॉइंट नंबर 10 की बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट कमाया एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कितना, 7.5 लाख रुपए से ऊपर, तो जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे 7.5 लाख रुपए से ऊपर आपने कमाया, वो इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। उस एक्सेस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या बनाया उन्होंने, फॉर्मूला बनाया टीपी, टीपी का मतलब टैक्सेबल वैल्यू, इक्वल टू पीसी का आधा मल्टीप्लाई बाय आर परसेंटेज प्लस PC1 प्लस टीपी1 इंटू आर परसेंटेज। ठीक है, तो ये देख के आपको अभी यही लिख रहा होगा कि यार ये क्या जुल्म है, क्या बना रखा है। तो टीपी का मतलब हो गया सर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट परक्यूजिट, जो मेन वैल्यू में निकालनी है। पीसी का मतलब हो गया परक्यूजिट वैल्यू इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख रुपए, यानी 7.5 लाख रुपए से ऊपर जो एक्सेस वैल्यू है, जिसको मैं एक्सेस वैल्यू कह रहा हूं, वो हो गया पीसी। PC1 क्या हो गया सर, PC1 हो गया एक्सेस वैल्यू पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का एक्सेस वैल्यू। टीपी1 क्या हो गया सर, टीपी1 हो गया परक्यूजिट वैल्यू, यानी वो इंटरेस्ट पिछले साल का। ठीक है, और आर कैसे निकलेगा, आर मैंने आपको बताया है, जो भी मेरा इंटरेस्ट होगा, जो भी मेरा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम जो हमने कमाई, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एफ एवरेज। एफ एवरेज मतलब ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये पढ़ के आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा और लग रहा होगा इसको कैसे याद करें, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और बहुत इजी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो मैं कराऊंगा। आइए मेरे साथ साथ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सबसे पहले तो टाइमलाइन पे लिख लीजिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, पढ़ो और मुझे बताओ क्या क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले कह रहा है उसको जॉब मिल गई, कब जॉब मिल गई, 1/9/21 को। अब मुझे बताओ 1/9/21 साल कब खत्म होगा, साल खत्म होगा सर 31/3/22, और इस साल ही मतलब जिस टाइम खत्म होगा अगले दिन साल शुरू हो जाएगा 1/4/22 को, फिर साल खत्म होगा 31/3/23 को, और अगला साल शुरू होगा 1/4/23 को, और उसके बाद लास्ट होगा सर 31/3/24 और 1/4/24। अब जरा क्वेश्चन में देख के बताइए उसने कौन से प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर की, असेसमेंट ईयर की बात करी है। असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24 का मतलब क्या हो गया सर, प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23, तो ये हो गया मेरा एक तो प्रीवियस ईयर 22-23 इसकी बात कर रहा है, और एक इस साल की बात कर रहा है, यानी मुझे इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों के लिए क्या निकालना है, परक्यूजिट वैल्यू निकालनी है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, वो किसका है सर, वो एम्प्लॉय का भी है और एम्प्लॉयर का भी है। ठीक है, कितना है सर, उसने कहा था उसकी जो तनख्वाह है वो है 6 लाख रुपए प्रति महीना, उस पे 8% का डीएवी मिल रहा है, यानी कितना हो गया सर, 6,48,000 इंटू 12, क्योंकि पूरे साल भर का है, यहां से देखो यहां से लेके यहां तक पूरे साल भर का है, तो 6,48,000 इंटू 12 इंटू 10%। 10% क्यों, क्योंकि 10% ही जमा करा रहा है, तो कितना आता है सर, ये आता है 7,77,600, 7,77,600, इतना इंप्लॉय जमा करा रहा है, और 7,77,600 इतना ही इंप्लॉयर भी जमा करा रहा है। ये क्वेश्चन में उसने लिखा। फिर इसने बैलेंस दे रखा था, कब दे रखा था, 1/4/22 को 9 लाख, 1/4/22 ये रहा 9,81,137। फिर बैलेंस दे रखा था कब, 31/3/24 को, ये रहा 27,43,000, 27,43,048। फिर दे रखा था यहां पे 46,48,555। क्लियर है, इतनी कहानी उसने दे रखी थी। अब आते हैं जरा परक्यूजिट वैल्यू पे, तो सबसे पहले लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ, एज पर सेक्शन 17
दो 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कॉमा 1961 कॉमा एनी contribution made by employer to RPF approved superannuation fund and notified pension scheme NPS is exempt up to rupees 7,50,000 पर एनम। ठीक है, एक तो ये था। अब पर्टिकुलरली आरपीएफ की अगर बात करूं, ऑल्सो एम्प्लॉयर्स contribution towards RPF is exempt up to 12% of सैलरी। 12% ऑफ सैलरी। तो इन दोनों को अगर मैं साथ में पढ़ूं, अगर इन दोनों सेक्शन को साथ में पढ़ूं, ठीक है, तो हम लिखेंगे hence by reading both sections together full stop sorry comma contribution made by employer towards RPF is exempt। exempt कितना होगा, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, 12% ऑफ सैलरी। याद रखना यहां पे मैं ARB सैलरी नहीं रख रहा क्योंकि ARB मेरा वर्ड है, आपको ARB याद करना है कैलकुलेशन के लिए। हालांकि एग्जाम में भी लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सैलरी है। ठीक है, और मैक्सिमम रुपीज 7,50,000 विच एवर इज लोअर, जो भी इसमें से कम होगा। तो अब हमारे करंट प्रीवियस ईयर में अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर ए, फॉर प्रीवियस ईयर कौन सा था, 22-23, 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23, जिसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया, 23-24। ठीक है, तो सबसे पहले दो परक्यूजिट, एक तो एक्सेस वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट। तो पहले तो यहां बात करते हैं परक्यूजिट वैल्यू ऑफ ईवी, एक्सेस की बात करते हैं। तो कितना होगा सर, एक तो 12% ऑफ ARB सैलरी, तो सर 12% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी थी इसकी, 6,48,000 पर मंथ थी, पर मुझे 12 महीने की लेनी है। तो मुझे बताओ कितना होता है, 6,48,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12%, ये होता है सर 9,33,120। या तो इतना एग्जाम्प्ट होगा या फिर मैक्सिमम कितना एग्जाम्प्ट होगा सर, 7.5 लाख रुपए। जो भी इसमें से क्या होगा, लोअर, जो भी इन दोनों में से क्या होगा, लोअर। तो लोअर वैल्यू कितनी हो गई, यानी ये समझो कैपिंग कर दी है। कैपिंग कितने पे कर दी, 7.5 लाख पे। ठीक है, तो इसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई, टैक्सेबल परक्यूजिट, टैक्सेबल परक्यूजिट एक्सेस वैल्यू, ये हो गया सर आपका 9 लाख। अच्छा, कितने जमा कराए थे, 9 लाख नहीं, जमा कितने कराए थे, जमा तो 10% करा रहा था ना, कितने जमा करा रहा था, ये रहा 7,77,600, ये जमा करा रहा था, 7,77,600 जमा कराया। लेकिन एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, सिर्फ कैपिंग है 7.5 लाख की। तो कितना हो गया,
7,50,000 माइनस 777,600, ये हो गया सर 27,600। ये इसकी एक्सेस वैल्यू हो गई और ये तो परक्यूजिट बन जाएगा, ये तो परक्यूजिट बन जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है सर कि इस पे जो इसने इंटरेस्ट कमाया, इस पे जो इसने इंटरेस्ट कमाया वो भी टैक्सेबल होगा। तो आओ निकालते हैं। ये था मेरा कौन सा पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2, इंटरेस्ट परक्यूजिट वैल्यू ऑन ईवी। तो इसमें दो चीजें थी, एक तो करंट ईवी पे और एक पिछले साल के ईवी और पिछले साल के इंटरेस्ट पे। तो करंट वाले पे अगर मैं बात करूं, टीपी इक्वल टू, इसका करंट कितना है सर, एक्सेस वैल्यू 27,600, इस पे इंटरेस्ट कमाएगा, लेकिन इसका मुझे क्या करना है, आधा करना है, इनटू आर परसेंटेज। अब आर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहां निकाल लेता हूं मैं आर परसेंटेज। सर कैसे निकलेगा आर परसेंटेज, सीधी बात है भैया, आपने कितना एक्चुअल इंटरेस्ट कमाया, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना कमाया, क्या क्वेश्चन में एक्चुअल इंटरेस्ट गिवन है। सर यहां पे देखिए हमने पूरे साल भर में इंटरेस्ट कमाया होगा, लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो क्या मैं एक्चुअल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं बैलेंसिंग फिगर करके, हाँ सर। देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूं एक्चुअल इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। मेरा टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना बना सर, टोटल क्लोजिंग बैलेंस बना ये रहा 27,43,000, 27,43,048, ठीक है। माइनस इसमें क्या क्या आया होगा सर, इसमें आया होगा एक तो ओपनिंग वैल्यू, भाई क्लोजिंग कैसे बना, ओपनिंग वैल्यू से, ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 9811,137, प्लस इसमें कंट्रीब्यूशन आया, दोनों का कंट्रीब्यूशन आया, किसका, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। लेकिन सर आपने तो कहा था एम्प्लॉय को इग्नोर करना है, इग्नोर करना है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कि इंटरेस्ट उस पर नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप यहां पे वैल्यू निकालोगे कि भाई इसकी वैल्यू इंक्रीज किससे हुई, तो दोनों का पैसा जुड़ के ही तो इंक्रीज हो रही है, दोनों का पैसा जुड़ के ही तो इंक्रीज हो रही है। लेकिन इंटरेस्ट निकलेगा खाली एम्प्लॉयर की वैल्यू पे, ठीक है। लेकिन जब ये जुड़ रहा है फंड में पैसा, तो दोनों का ही आ रहा है एक्चुअल में। तो 7,77,600 इंप्लॉई का हुआ, प्लस 7,77,600 इंप्लॉयर का हुआ, प्लस और क्या जुड़ा इसमें सर, इसमें जुड़ा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट ही तो मुझे निकालना है, एक्चुअल इंटरेस्ट। आओ निकाल लेते हैं। तो 98,777,600 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पैसा आ गया 15, और प्लस 9811,137, तो पैसा होना चाहिए था 11 लाख, लेकिन हो गए 27 लाख, 2743,048। तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 777,600 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9811,137, 98,111 नहीं है भाई, 981, ये गलत है लिख दिया, 981 है खाली, मतलब 11, 981137, इसी गलती हो गई, माइनस 2743,048, ये हो गया सर आपका, हमारा इंटरेस्ट आ गया कितना, एक्चुअल इंटरेस्ट 206,711, इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल वैल्यू पता है, प्रिंसिपल 2 पता है, तो एवरेज कर दोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो आर परसेंटेज निकाल लो, आर परसेंटेज कैसे निकलेगी सर, 2,06,711 आपने कमाया किस वैल्यू पे, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू पे। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी 981137, प्लस क्लोजिंग वैल्यू थी 27,43,048, ठीक है। लेकिन मुझे इसका एवरेज भी तो करना पड़ेगा, इंटू 100। तो आइए जरा मेरे साथ साथ, 981137 प्लस 2743,048 डिवाइड बाय 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 206,711 इंटू 100, ये आ गया सर 11.10, 11.10%। आपको आर परसेंटेज मिल गया, वैल्यू पुट कर दो। तो 27600 इंटू 11.1% आ गया 1532,
1532। एक तो ये हो गया, और इससे पहले ये है ना कि भाई ये एक तो इस साल का और इससे पहले वाले का, इससे पहले वाली वैल्यू पे भी तो कमाओगे। अब इससे पहले चलते हैं जरा। सर देखिए, इससे पहले तो इसकी जॉब यहां लगी, कब लगी? सितंबर में। तो मुझे बताओ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं सर? 7 मंथ होते हैं। तो 7 मंथ में जरा काउंट करो कितने हो गए। इसने कंट्रीब्यूशन कितना करा सर? 6,48,000 महीने की सैलरी। कितने महीने की? 7 मंथ की, क्योंकि 7 महीने काम करा। और इसका कितना परसेंटेज डाल रहा है? 10%। तो आओ, 6,48,000 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये होता है सर हमारा 4,53,600, जो कि मेरी लिमिट में नहीं आता। 7.5 लाख की लिमिट से पहले है ये। तो अगर ये 7.5 लाख की लिमिट से पहले है तो ईवी नहीं हुआ, एक्सेस वैल्यू नहीं हुई। एक्सेस वैल्यू नहीं हुई तो एक्सेस वैल्यू पे इंटरेस्ट भी नहीं हुआ। तो इसलिए पिछले साल का इस बार नहीं आएगा। क्योंकि पिछले साल का कब आता है? जब पिछले साल ईवी होगा और उस ईवी पे इंटरेस्ट भी हो गई। अब पिछले साल ईवी ही नहीं हुआ, एक्सेस वैल्यू ही नहीं हुई, तो उस पे इंटरेस्ट भी नहीं होगा। आओ लिख देते हैं। क्या आपको क्लियर हो रही है बात? ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है, मैं इसको बहुत इजी तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। घर पे करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। लिखिए नोट, सिंस देयर इज नो टैक्सेबल एक्सेस वैल्यू फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 बिकॉज contribution value is ₹4 लाख। कितना आ रहा था? 4,53,600, 4,53,000। ठीक है। देयर फॉर नो ईवी एंड नो इंटरेस्ट ऑन ईवी। ना तो ईवी हुई ना ईवी पे इंटरेस्ट हुआ। अब चलते हैं सर अगले साल पे, ये वाला जो था हमारा। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया मेरा। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर कह सकते हो आप 24-25। आइए मेरे साथ साथ देखिए, ये रहा। इस साल भी आपने दो चीजें कमाई होगी, एक तो कंट्रीब्यूशन और दूसरा इंटरेस्ट। अब देखो यहां कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो हर साल उतना ही है, 7,7,7,600 इंप्लॉई का, और 7,7,7,600 इंप्लॉयर का। अब मैं इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकता हूं यहां पे भी। तो आओ, सबसे पहले तो इस साल भी ईवी निकलेगा। ईवी कितना होगा सर? 7,7,7,600 माइनस 7,50,000। तो इस साल भी ईवी कितना आएगा आपका? सेम वही वैल्यू, 27,600। ये तो ईवी हो गया इस साल का भी, यानी कि 23-24 का। अब इस 23-24 पे इंटरेस्ट भी तो आएगा, वो भी लेना है हमें। तो आइए मेरे साथ साथ पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट परक्यूजिट। ठीक है, तो इसमें पहले आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट ईवी और इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर ईवी एंड प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, मैं आर परसेंटेज निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा सर? एक तो एक्चुअल इंटरेस्ट चाहिए, तो पहले एक्चुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये लो, एक्चुअल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर? वही क्लोजिंग बैलेंस से। क्लोजिंग बैलेंस कितना है मेरा सर? क्लोजिंग बैलेंस है 46,48,555। ठीक है, माइनस इसमें क्या माइनस होगा? एक तो ओपनिंग बैलेंस 27,43,048, प्लस इसमें इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आओ जरा निकालते हैं। 7,7,7,600 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 27,43,048 माइनस 46,48,555। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया कितना?
3,50,307 3,50,307 ये आ गया मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट। अब मैं आर निकाल लेता हूं। 3,50,307 पे प्रिंसिपल कितना होगा सर? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ये ओपनिंग वैल्यू ये क्लोजिंग वैल्यू, और इसका मुझे एवरेज करना है। 2743,048 प्लस 4648,555 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो ये हो गया सर हमारा 2743,048 प्लस 4648,555 डिवाइडेड बाय 2। अब दबाओ डिवाइड इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई कर दो 350,307,000 से, तो आ जाएगा आपका 9.48 यानी इतना परसेंट आपका इंटरेस्ट आएगा। पर इंटरेस्ट किस पे आएगा? ईवी पे। आओ जरा इंटरेस्ट की परक्यूजेट वैल्यू निकालते हैं। इंटरेस्ट परक्यूजिट वैल्यू, तो सबसे पहले तो करंट ईयर का ईवी 27,600, इसका आधा लेना है 6 महीने का, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला 9.48 एक तो ये हो गया। फिर पिछले साल का मुझे बताओ, पिछले साल ईवी कितना था हमारा? सर पिछले साल ईवी था हमारा वही 27,600, और इस ईवी पे ही इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट नहीं लेना, इस ईवी पे ही इंटरेस्ट कितना कमाया आपने पिछले साल? सर हमने निकाला था, ये रहा 1500 कुछ निकाला था, ये रहा निकाला था, ये रहा 1532। इस पे भी आपने कितना कमाया? 9.48%। तो ये हो गया 27,600 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.48%, ये हो गया हमारा 1308 प्लस 27,600 पिछले वाला, प्लस उस पिछले वाले पे इंटरेस्ट 1532 इंटू 9.48%, ये हो गया सर हमारा 2762। तो टोटल आ गया मेरा 1308। टोटल सर आ गया इस साल का इंटरेस्ट 4070 कर दो, 4070। लो, ये आपके इंस्टीट्यूट के बुक में क्वेश्चन था, जो कि बहुत अजीबोगरीब तरीके से सॉल्व कर रखा था। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना सिखा दिया। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बात है। करंट ईयर पे एवरेज करना है 6 महीने का, और पिछले साल का भी देखना है कितना ईवी था। पिछले साल का ईवी था कितना? EV1, और उस EV1 पे कितना इंटरेस्ट था, उस पे भी आपको इंटरेस्ट परसेंटेज लगानी है। इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना आपको आ ही गया है। होप सो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत इजी तरीके से कोशिश करी आपको सारे मुश्किल चीजें कराने की। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।